हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। जैसा कि हमारे कोर्स का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। आज ये उसका 5th लेसन है, द बेसिस फॉर एंड अगेंस्ट फ्रॉम द ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। आज इसमें हम इसे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि हम अपना फीडबैक ले सकें कंप्लीट कोर्स का जो कि हमने पढ़ा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है सीताराम घर। मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पे। जैसे कि हमारी कोर्स का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जिसका मेन टारगेट क्या है? एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करना और जेआरएफ को हासिल करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज और ट्रेड बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ट्रेड एंड अगेंस्ट फ्रॉम ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। जैसा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसमें लेके आए हैं एमसीक्यू, वो भी जो कि काफी बार पूछे गए हैं एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में। जो द बेसिस ऑफ द ट्रेड, इसका क्या मतलब होता है? वो फोर्सेज जो इंक्रीज करते हैं किसको? व्यापार को। किसके बीच में? दो नेशंस के बीच में। दिस was absolute advantage according to Adam Smith and comparative advantage according to David Ricardo। ये तो हमने पढ़ा बेसिस ऑफ ट्रेड। अब हम देखते हैं किसका मीनिंग, द गेन्स फ्रॉम ट्रेड का। गेन्स मतलब पाना, व्यापार से क्या हमें मुनाफा होगा। द इंक्रीज इन द कंजम्पशन इन ईच नेशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग। मतलब क्या हुआ? हमारे कंजम्पशन में वृद्धि होना, और वो भी प्रत्येक नेशंस की में। किसके कारण? ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग। क्योंकि हम सभी अपने अपने जिस चीज में हम स्पेशलाइज हैं उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे नेशन की क्या हो? प्रॉस्पेरिटी हो और हमारा आउटपुट इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। ये क्या है? हमारा बेसिस ऑफ ट्रेड एंड अगेंस्ट ऑफ ट्रेड। चलिए हम देखते हैं अब आज का नेशन, द बेस for and the gains from trade under constant cost। constant cost कौन सी थी? ये वाली देखा था, जहां पे 30 वीट को सेक्रीफाइस किया गया था 20 क्लॉथ की यूनिट्स को हर बार, ताकि जिससे हमारा क्या बना था? कांस्टेंट कॉस्ट का डायग्राम, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए, जब इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे व्यापार नहीं है, A nation can only consume the commodity that it produce। इसका मतलब यही हुआ, जब व्यापार ही नहीं होगा तो जो एक देश प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए प्रोड्यूस किया गया? कंजम्पशन के लिए। जिसका परिणाम क्या होगा? नेशंस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर also रिप्रेजेंट इट्स कंजम्पशन फ्रंटियर। समझ में आया? जो हमारा पीपीसी था उसको हम क्या कह पाएंगे इस टाइम? ये हमारा कंजम्पशन फ्रंटियर है। Which combination of commodities the nation actually choose to produce and consume depends on the people's taste, demand and consideration। अब देखिए, यही बात फिर आ गई कि जब एब्सेंस ऑफ ट्रेड होगा तो नेशंस का पीसी क्या कहलाएगा? कंजम्पशन फ्रंटियर। और वो जो ट्रेड होगा हर एक नेशन में स्पेशलाइजेशन से बढ़ेगा, किसकी? प्रोडक्शन कमोडिटी of its competitive advantage and exchange part of the its output with the other nation for the commodity of comparative disadvantage। जो कि हमने comparative advantage थ्योरी में किया था कि हम वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। इससे करने से क्या होगा? बोथ नेशंस एंड अप कंज्यूमिंग मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज देन विदाउट ट्रेड। बिना व्यापार किए ही दोनों नेशन जो प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या कर लेंगे? कंज्यूम। विद कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होगा? द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विल बिटवीन द प्राइस प्री ट्रेड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस प्रिवेलिंग इन ईच नेशन।
इसको हम देखते हैं विद डायग्राम। जैसा कि हमने अभी एक डायग्राम देखा था कांस्टेंट वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, वो ऐसे था। यहाँ पे हमारी वीट की यूनिट थी, यहाँ पे हमारी किसकी थी, क्लॉथ की यूनिट। 0 से शुरू था, 30 के गैप से लेके ये 180 तक गया था, और ये 20 के लेके 120 तक गया था। अब देखिए जब कोई ट्रेड नहीं है, मतलब कोई भी व्यापार नहीं है, तो उस टाइम अब हम कहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं हम ए पॉइंट पे, जहाँ पे क्या है, हम कंज्यूम कर रहे हैं कितना, 70 तो क्लॉथ कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, 90 वीट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये होगा एब्सेंस ऑफ ट्रेड है, अब हमें ट्रेड तो शुरू करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हम व्यापार कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितनी थी, 180 से शुरू किया, यहाँ से ए को कर्व खींचा जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ट्रेड को ओपन किया है हमने। अब देखिए यहाँ पे हम आइसोलेशन पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम ए पॉइंट कह रहे थे। यहाँ पे 90 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे हम 70 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, 60। अब देखिए जब हमने 70 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू किया, तो हमने कितना कंज्यूम किया, ये 110। जब ये 70 कितना इंक्रीज किया इसके कंजम्पशन में, 10, और इसके कंजम्पशन में कितना हुआ, 20। मतलब हमने कंजम्पशन बढ़ाया, क्योंकि हमने क्या किया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए ये तो था यूएसए का, अब देखते हैं हम यूके का। यहाँ पे 120 यूनिट्स थे, और यहाँ पे 60 यूनिट्स थे, और ये 40 पे कंज्यूम कर रहे थे, 40 वीट 40 ही क्लॉथ, एब्सेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन पॉइंट। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे है, यहाँ से हम ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, जिसको हमने नाम दिया ई डैश। अब देखिए अब हम इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएंगे, ये 10 यूनिट्स इसकी कंज्यूम स्टार्ट कर देगा, और ये इस टाइम कितना स्टार्ट कर देगा, 70 यूनिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने देखा यूएसए में क्या देखा जब एब्सेंस था, और यूके में देखा जब एब्सेंस ऑफ ट्रेड था, तब ये 60 तो सी को कंज्यूम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू 90 वीट। अब इन्होंने क्या किया, वीट में स्पेशलाइजेशन किया, और इन्होंने क्या किया, 70 वीट को क्या किया, ट्रेड में कर दिया। अब 180 में से 70 गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 101, 10110, मतलब 110 वीट की यूनिट हमारे पास फिर भी बच गई। उस यूनिट पे हमारा जो देश है डोमेस्टिकली, वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है, 70 सी। वहीं यूके में देखा हमने, जब एब्सेंस ऑफ ट्रेड था, तब 40 सी इक्वल टू 40 डब्ल्यू। हमने अब इसमें शुरू किया ट्रेड क्लॉथ में, अब हमारे पास 120 क्लॉथ थे, जिसमें से हमने कितने क्लॉथ दे दिए, 70 क्लॉथ में किया, 70 सी इक्वल टू 70 डब्ल्यू में किया, 70 दे दिए, तो 170 में 20 में से 70 गए, कितने बच गए, 50 सी पे हमने कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, 70 यूनिट ऑफ वीट। अब देखते हैं हम कहाँ पे, जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं 70 डब्ल्यू इक्वल टू 70 सी, इस टाइम क्या होगा हमारा, इस टाइम हम डिमांड और सप्लाई के फोर्स से करेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व था, यहाँ पे 1 में 180 यूनिट से स्टार्ट किया था, 1 था यहाँ पे, ये 2/3 था,
और ये हमारा यहाँ से सप्लाई कर गया SW, जिसमें हमने US और UK को जोड़ दिया। इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। Which of the following statement is true? The combined demand for each commodity by the two nations is negatively sloped. The combined supply of each commodity of two nations is stepwise. Equilibrium relative commodity price of each commodity with trade is given by intersection of demand and supply of each commodity of two nations. अभी अभी किया था जो लास्ट में भी डिमांड सप्लाई का, वो क्या था? यही तो आंसर हमारा क्या हुआ? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब पूछा गया अगला क्वेश्चन, ए डिफरेंस इन रिलेटिव commodity price between two nations can be based on difference in factor endowment, technology, taste and all of the above. ये हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि ट्रेड कहाँ होगा, किस किस चीज़ों पे बेस होगा, फैक्टर एंडोमेंट्स पे, टेक्नोलॉजी पे, टेस्ट पे। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द ट्रेड, व्यापार में, बिटवीन ए स्मॉल और लार्ज नेशन क्या होगा? लार्ज नेशन इज लाइकली टू रिसीव ऑल द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, small nation is likely to receive all the gains of trade. The gains from trade are likely equal shared, we can't say. बताइए दोस्तों, ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का, जहाँ पे कि एक स्मॉल नेशन जिसको दोनों ही कमोडिटी में क्या था? डिसएडवांटेज, लेकिन बाद में जब हमने उसका फायदे देखा तो उसने कितना फायदा किया था? उसने 24 सीखा और 5 आवर्स उसके बचे थे। तो ये स्मॉल नेशन इज लाइकली टू रिसीव ऑल द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अगला है, द रिकार्डियन ट्रेड मॉडल हैज बीन इम्पैक्टेड, वेरीफाइड, रिजेक्टेड, नॉट टेस्टेड बट द रिजल्ट्स वर इनकंक्लूसिव। तो हमने कहा था कि रिकार्डो की जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है वो सबसे क्या है, अभी तक उसे कोई भी क्या नहीं कर सका है, चैलेंज। तो मतलब वो क्या है, एक तरीके से वेरीफाइड। इसका आंसर क्या है हमारा? वेरीफाइड। एक और क्वेश्चन है आपके, द मर्केंटाइलिस्ट did not advocate free trade, stimulating the nation's export, restricting the nation's import, the accumulation of gold of the nation. तो ये तीनों चीज तो किसने दी थी? मर्केंटाइलिस्ट ने क्या कहा था कि नेशन के एक्सपोर्ट को तो बढ़ाओ, इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सोना का इकट्ठा करो। लेकिन ये फ्री ट्रेड किसने कहा था? ये फ्री ट्रेड कहा था एडम स्मिथ ने। किसमें? अपनी थ्योरी, कौन सी थ्योरी में? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में। वो क्या, उसमें किस पे मेन फोकस था उनका? फ्री ट्रेड पे। उन्होंने उस समय एक चीज और दी थी, उसका कुछ नाम था सरप्लस, वैन फॉर सरप्लस। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि जब हमारी कंजम्पशन के बाद भी, डोमेस्टिकली कंजम्पशन के बाद भी प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट आउटपुट बच जाता है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब उसको एक्सपोर्ट कीजिए। और फिर हमने देखा किसको? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को। उसने क्या कहा? जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको एक्सपोर्ट कीजिए, जिसमें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उसे इंपोर्ट कीजिए। ये किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। कब दी? 1836 में या 1817 में या 1936 में? जल्दी से बताइए। 1817 में। और एडम स्मिथ ने कब दी? वेल्थ ऑफ नेशन बुक 1776 में। इन्हें किस नाम से भी पुकारा जाता है? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी? गॉटफ्रीड हबलर ने। सही। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन और आ रहा है, आपने वो क्वेश्चन करके देखा, 4W इक्वल टू 4C, क्या उसमें ट्रेड पॉसिबल था? क्या गेन्स फ्रॉम ट्रेड था उधर? क्या वहां पे बेसिस फॉर ट्रेड था? ये एक बार फिर दोबारा करना है। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सिंप्लीफाई करके दूंगा ताकि आप हर पॉइंट को समझ सकें।
उसे कभी रटना ना पड़े, आपको हमेशा याद रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।